इस डाटा सेट में अगर आपसे कहा जाए कि जिसका नंबर 8000 से बड़ा है उसको हाईलाइट करो ग्रीन कलर में, तो हमें क्या करना है, डाटा की फॉर्मेटिंग करनी है, लेकिन एक कंडीशन के आधार पे नंबर 8000 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके मैनुअली सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आप उसका कलर देते हो, ऐसे देते हो ना, तो इसमें टाइम बहुत लगेगा। एक एक करके कब तक करोगे आप, देखो जो नंबर 8000 से बड़ा है हम क्या कर रहे हैं, उसको ग्रीन कर रहे हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं अपीयरेंस को। लेकिन डाटा जब बहुत बड़ा होता है तो ये तरीका ठीक नहीं है। उसके लिए एक्सेल हमको एक प्रोसेस देता है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। वो कैसे करना है, जिस डाटा के ऊपर आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो डाटा सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लो। कर लिया? डाटा को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको हाईलाइट रूल। अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग डाटा उठाओ। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको डाटा चाहिए ग्रेटर देन वाला, और वो जो संख्या है ग्रेटर देन की वो है 8000। आपको लिखना है 8000। जो कलर आपको चाहिए कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। हमको ग्रीन करना था तो यहाँ पर हमने ग्रीन कलर लिया, ओके किया और काम हो गया। अब हमें एक एक करके नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक उसने वो सारा नंबर यहाँ पर हाईलाइट कर दिया जो नंबर 8000 से बड़ा था अपने आप। अब ये डायनेमिक है, अगर किसी सेल के अंदर कोई वैल्यू 8000 से बड़ी बनेगी तो वो अपने आप ग्रीन हो जाएगी। अगर किसी सेल के अंदर जहां पहले से डाटा ग्रीन है, अगर उसकी वैल्यू 8000 से छोटी हो गई तो वो ऑटोमेटिकली व्हाइट रह जाएगा। तो आपका डाटा ऑटोमेटिक वर्क करेगा डायनेमिकली। इसी को डायनेमिक यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखो, दूसरा पॉइंट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं मैंने आपको ये बताया। अब दूसरा पॉइंट, एडिटिंग। अगर आपको उस फॉर्मेटिंग में कुछ एडिटिंग करनी है, मान लो आपको जो यहाँ पर फॉर्मेट का आधार बताया गया था 8000 से बड़ा नंबर, उसको चेंज कर दूं मैं, और आपको कहें कि जो नंबर 9000 से बड़ा है उसके ऊपर आप इसे लगा के दिखाएं, तो आप अपने डाटा को फिर से सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको मिलता है मैनेज रूल। कोई रूल अगर आप पहले बना दें और उसको मैनेज करना हो तो यहाँ पे जाना होगा। यहाँ आपको आपके द्वारा बनाए गए सभी रूल्स दिखाई देंगे। अपने उस रूल को सिलेक्ट करो जिसको आप एडिट करना चाहते हो, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट रूल, इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पढ़ेंगे ढंग से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल वैल्यू ग्रेटर देन 8000। इसको चेंज करके हम 8 का 9 कर देंगे। अगर आपको फॉर्मेट भी बदलना हो तो यहाँ पे जाके आप फॉर्मेट भी दोबारा बदल सकते हैं। अभी हम करेंगे ओके और हमारी कंडीशन को बदल दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वो डाटा हाईलाइट हो रहा है जो 9000 से बड़ा है। एक डाटा सेट के ऊपर आप कितनी भी कंडीशंस लगा सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग और करना है, जिसका नंबर 5000 से कम है वो रेड करना है, गॉट इट? तो वो भी आप लगा सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट लेस देन 5000। तो जिनका 5000 से कम है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर रेड कलर सिंगल्स में दिख जाएंगे, ठीक है? कोई फॉर्मेटिंग आपने लगा दी, अगर ये हटानी हो आपको तो वापस से वहीं जाएंगे मैनेज रूल पे, और यहाँ जो भी फॉर्मेटिंग आपको हटाना हो सिलेक्ट करके डिलीट करना है। अगर मैं ये रूल हटाना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा, अगर मुझे ये रूल हटाना है तो सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सभी के सभी रूल्स जो भी इस शीट पे लगे हुए हैं वो एक साथ हट जाएं, एक एक करके ना हटाने पड़े आपको, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा क्लियर रूल, और यहाँ पर जाकर आप ये बटन प्रेस कर सकते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम द एंटायर शीट। आपकी पूरी शीट में जहां भी रूल्स होंगे उस सब हटा देगा। समझ गए? अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। मान लो किसी ने आपको बोला कि इस डाटा को इस तरीके से फॉर्मेट करो कि इसके जो टॉप के 50% रिकॉर्ड है वो ग्रीन हो जाए और बॉटम के सारे 50% रिकॉर्ड जो है वो रेड हो जाए। अब ये किस आधार पे करते हैं? मान लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेटा 51 है, तो इसका मिड पॉइंट निकालो। अगर मैं टॉप के 50% रिकॉर्ड की बात करता हूं तो 25 रिकॉर्ड टॉप के हो गए, और बॉटम के 50% रिकॉर्ड की बात करता हूं तो 25% बॉटम के हो गए, मतलब 25 रिकॉर्ड बॉटम के हो गए। एक रिकॉर्ड रह जाएगा, ना तो वो इसमें काउंट होगा ना इसमें काउंट होगा। समझिए? अगर ये रिकॉर्ड 50 होते तो दोनों लाल पीले हो जाते, लेकिन ये रिकॉर्ड 51 हुए तो एक रह जाएगा कोई से, ठीक है? अब इसको यहाँ लगा के देखते हैं। डाटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जिस डाटा पे फॉर्मेटिंग करते हैं पहले उसको सिलेक्ट करना होता है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हमको फॉर्मेटिंग यहाँ पे करनी है तो हमें सबसे पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा।
अब इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहां से हम लेंगे टॉप बॉटम वाला रूल। मुझे टॉप के परसेंटेज में डाटा चाहिए 50%। इसको हमें ग्रीन करना था तो मैं कलर सिग्नल यहाँ पे ग्रीन रखूंगा। तो ये पहला काम हमारा हो गया। तो जो रिकॉर्ड टॉप के थे वो इसने ऑटोमेटिकली ग्रीन कर दिया। अब हम बॉटम वालों को पकड़ेंगे यहाँ पर, बॉटम, और 50% इसमें डाल देते हैं। तो सारे रिकॉर्ड ऑब्वियसली लाल हरे हो जाएंगे। एक रिकॉर्ड बच गया, मतलब ये उसी में आता है 51 वाले में। जितने भी रिकॉर्ड तो सारे क्या हो गए, हरे पीले हो गए। तो इसको बोलते हैं बॉटम के हिसाब से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। रूल हटाना होगा तो वापस यहीं से आप क्लियर करेंगे इसे। एक और तरीका होता है, उसको समझिए दूसरी शीट पे। यहाँ देखिए, एक एग्जाम आप लोगों ने दिया, टोटल एग्जाम के मार्क्स थे 100। अब ये बच्चों ने अलग अलग एग्जाम देके अपना स्कोर अचीव किया। तो बच्चा जो स्कोर अचीव कर रहा है उसी के हिसाब से यहाँ पर एक सिग्नल दिखाई दे रहा है। देखिए, इस बच्चे का स्कोर अगर मैं 2 करता हूँ तो सिग्नल उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। इसका स्कोर अगर मैं 6 करता हूँ तो सिग्नल उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। हेलो, हाँ हरीश, यस हरीश। शीतल नाम के स्टूडेंट ऊपर इस बैच में तो नहीं है कोई शीतल। यहाँ पे कोई शीतल नाम के स्टूडेंट बैठे हैं क्या? नहीं, ऑनलाइन में भी नहीं है ना ऑफलाइन में है। ठीक है, ओके। तो ये चीज हम देखेंगे कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो मैं ये डाटा कॉपी करके एक अलग शीट में ले जाता हूँ। जब मैं आपको ये फाइल प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा तो यहाँ पे शीट लिखी हुई है, इस पे मैं लिख देता हूँ नाम। यहाँ पर आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ लगी हुई थी, और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सेकंड है। टास्क नंबर 2 करके लिख देते हैं बार फॉर्मेटिंग। इसको खोल के यहाँ प्रैक्टिस करना है, इसके नीचे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ये मेरे पास डाटा हो गया। अब वो सिग्नल बार हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो मैं इसकी हाइट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाइट कैसे बढ़ानी है? आपको ये डाटा ऐसे सिलेक्ट करना है रो के हिसाब से। एक रो की हाइट आप जितनी करोगे बाकी सबकी अपने आप उतनी हो जाती है। तो कई लोग क्या करते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, एक एक को करके बढ़ाते हैं। इसमें ना तो इक्वल हाइट सबको मिलता है, बराबर भी नहीं होता, और टाइम भी बहुत लगता है। आप एक साथ सबको पकड़ो, एक की हाइट जो आपने एडजस्ट कर दी सभी की वही हो जाएगी, इक्वल हो जाती है। अब ये डाटा यहाँ कनेक्ट करो आप। जितने नंबर का पेपर है वो यहाँ पे नंबर स्कोर होना चाहिए आपके पास। अब इस डाटा को हम इस सेल के अंदर कनेक्ट करेंगे। इक्वल टू करके ये नंबर डाल दो, ये कनेक्ट हो जाता है। ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर मैंने नंबर बदला तो वो वहां पे भी बदलेगा। कनेक्ट हो चुका है नंबर। तो 100 नंबर का पेपर था, 100 लिखा हमने। अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो बाकी सब बच्चों के नंबर भी आ जाएंगे। आ गए हमारे पास। ये क्यों करा? क्योंकि नंबर कनेक्ट होनी चाहिए। 76 लिखूं तो वहां पे 76 आना चाहिए। अब हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग लगाएंगे, वो डेटा बार वाली। यहाँ पे जाइए, डेटा बार लीजिए, और जो भी फॉर्मेटिंग आपको लगानी है लगा दीजिए। जैसे मैंने ये कलर ले लिया, दिस वन, फॉर्मेटिंग लगा दी हमने। अब ये नंबर यहाँ पे शो नहीं होने चाहिए, नंबर तो दिखाई दे रहे हैं। आप इसको मैनेज करो, यहाँ पे जाके जो रूल आपने लगाया था उसको सिलेक्ट करके एडिट करो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, पढ़ो। तो इससे क्या होगा, सिर्फ बार आपको दिखेगा, नंबर्स दिखाई नहीं देंगे, और आपका बन गया पैटर्न। अब किसी बच्चे का क्या स्कोर है अगर आप डालते हैं अपने पैटर्न चार्ट में तो उतना ही स्कोर दिखता है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट होता है कलर स्केलिंग। देखो, आपको मान लीजिए इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि किस सेल्समैन की परफॉर्मेंस अच्छी रही है डाटा को सेल करते समय। तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम इसके ऊपर कलर स्केलिंग कर सकते हैं। जिसकी सेल्स अच्छी होगी वो ग्रीन कलर में दिखाई देगा, और जिसकी सेल बेकार होगी वो रेड कलर में आएगा, और जिसकी औसत सेल होगी वो येलो कलर में दिखाई देगा। तो हमने क्या करा, डाटा को कर लिया सिलेक्ट सबसे पहले, और ज्यादा दिमाग यहाँ लगेगा नहीं, सिंपल जाना है और कलर स्केल इंप्लीमेंट कर देना है। अब कलर आपके सामने है, जो कलर ग्रीन दिख रहा है मतलब उसकी सेल अच्छी हुई है। ओके, ये किस आधार पे तय करता है इस चीज को, उसका पैरामीटर मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर मेरे पास 10 नंबर है। इनके ऊपर अगर मैं कलर स्केल लगाऊंगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वही आपका आधार है। देखिए, जो नंबर सबसे बढ़िया था, जो सबसे हाईएस्ट नंबर था वो ग्रीन है, और जो सबसे कम नंबर का था वो रेड है। अब यहाँ पर कोई नंबर जो जिसके ज्यादा नजदीक होगा उसमें वही कलर मिलेगा। जैसे 2 1 के नजदीक है,
तो इसमें रेड कलर आपको मिलेगा, और 9 नंबर 10 के नजदीक है तो इसमें ग्रीन कलर मिलेगा। तो इसी तरीके से वो पैटर्न आपको दिखता है। बीच का जो नंबर होता है वो येलो में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कलर स्केल के आधार पर भी आप तय कर सकते हैं कि सेल आप लोगों का अपने ग्रुप में अच्छा है या बेकार है। एक तरीका और होता है, उसको बोलते हैं सिंबल। सिंबल का यूज करके भी आप अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हो। वो कैसे होता है? मैंने इस बार डाटा सेलेक्ट किया और हम इसमें आइकन सेट लगा देते हैं। तो ये भी कुछ कलर सिंबल आपको दे रहा है। लाइट आपको यहाँ पर दिखा रहा है 3 कलर में, ग्रीन, रेड और येलो। ये किस आधार पे दिखा रहा है? यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट करके देखिए। जिनका स्कोर काफी अच्छा था, टॉप के 3 वो ग्रीन में आएंगे, बॉटम के 3 30% आपके रेड में आएंगे, बीच वाले सभी येलो में आएंगे। अगर ये बच्चा येलो में दिख रहा है मतलब इसकी सेल बीच में हुई है, यानी इसमें हाईएस्ट सेल अगर 10,000 रुपए है तो ये देख सकते हैं 5,000 की सेल करिए तो सेंटर में है सेल, इसकी एवरेज सेल हो गई। अगर किसी की सेल 70% को क्रॉस कर रही होगी तो ऑलमोस्ट वो ये ग्रीन कलर को पारी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर ग्रीन कलर में। अगर किसी की सेल मतलब 30% के अंदर आती होगी ना, रेड होगा वो। देखो, ये देखो, आइडिया लग जाता है एक डाटा स्केल को देखकर। तो यहाँ से हम एक पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो इसी ऑप्शन को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अभी किसी बच्चे का यहाँ पे कोई डाउट, कोई सवाल करना है? ठीक है, आगे देखिए अगला टॉपिक लिखो, रेफरेंस। अगले टॉपिक का नाम है सेल रेफरेंस। ये शीट मैं आपको भेजूंगा, यहाँ पर ये जो 2 शीट है ये आपके काम की है, इन पे प्रैक्टिस कर लेना। ऊपर हेडिंग डालिएगा सेल रेफरेंस। आप में से कोई भी बच्चा जो थोड़ा बहुत भी एक्सेल का जानकार है तो वो मुझे बता सकता है कि शेयर कर सकता है अपने नॉलेज कि सेल रेफरेंस क्या होता है। सेल रेफरेंस क्या होता है? हाँ, कितने तरह के होते हैं सेल रेफरेंस? सेल रेफरेंस का जो इन्होंने बताया वो यूज बता दिया इन्होंने कि सेल रेफरेंस का यूज क्या होता है। सेल रेफरेंस की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, सेल रेफरेंस का मतलब होता है नेम ऑफ सेल, या फिर आप कह सकते हैं एड्रेस ऑफ सेल, या फिर आप कह सकते हैं लोकेशन ऑफ द सेल। ये जो मैंने ऊपर लिखी है ये इनकी डेफिनेशन है कि सेल की क्या डेफिनेशन है। रेफरेंस ऑफ सेल का मतलब होता है सेल का नाम या सेल का एड्रेस या सेल की लोकेशन, इसको हम बोलते हैं सेल का रेफरेंस। ठीक है, इसे यूज क्यों करते हैं हम लोग? वो यूज है जो इन्होंने बताया, टू कनेक्ट वन सेल विद अदर। एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल के अंदर आगे चलकर जब आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ का 60% जो काम होगा वो एक्सेल के फॉर्मूले पे चलेगा। एक्सेल में क्या यूज होते हैं? फॉर्मूले यूज होते हैं। आपकी लाइफ का जो भी आप अपनी इंडस्ट्री में काम करोगे ना कभी एक्सेल के ऊपर, उसमें 60% आपकी लाइफ का जो टाइम बीतेगा वो फॉर्मूले लगा के यूज होगा। और एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को लगाने के लिए रेफरेंस की आवश्यकता होती है। बिना रेफरेंस के एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं लगता। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना गंभीर है। मेरे पढ़ाने के बाद भी आप लोग गड़बड़ करेंगे और वो IQ की वजह से होगा। ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा फिर पूछूंगा आपसे कुछ। हाँ वही, तीसरा, चौथा, शाबाश। तो 4 रेफरेंस होते हैं जो उन्होंने बताया, वो एक बार यहाँ बता देते हैं। देयर आर 4 वेज टू इम्प्लीमेंट रेफरेंस इन एक्सेल। तो एक्सेल में रेफरेंस लगाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, अगर किसी बंदे को अपनी कंपनी में आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसको आप लोगों से काम फॉर्मूले पे लेना है, तो ऑब्वियसली वो रेफरेंस की तह तक आपसे सवाल करेगा। आपसे रेफरेंस के हर मोड को लगवा के देखेगा, प्रैक्टिस करवा के देखेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा उसके ऊपर। अगर उसको अपना काम फॉर्मूले से चलाना है, अगर उसको अपना काम रिपोर्टिंग से चलवाना है, हो सकता है कि उसको अपने ऑफिस में ऐसे बंदे को हायर करना है जहां पर बार बार रिपोर्ट बना के दिया जाता है, तो वो आपसे ज्यादा से ज्यादा सवाल पिवट टेबल के ऊपर करेगा। तो जैसे सवाल होते हैं, सवालों से आइडिया लग जाता है किस तरह का वर्क हमें करने को मिलेगा। तो सबसे आसान तरीका, किसी भी इंडस्ट्री में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले उस कंपनी या उस इंडस्ट्री का प्रोफाइल पता कर लें।
अपने जॉब का प्रोफाइल पता कर लें कि आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं, ताकि आप उसी तरह के क्वेश्चंस तैयार करके वहां जाएं। बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो वहां पर आपको लगेगा ये क्या हुआ, अजीब सा एक शॉक लगेगा बस आपको, और आप वापस आ जाओगे। अब देखो रिलेटिव रेफरेंस लगाने का तरीका क्या होता है। कोई भी रेफरेंस हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है, रेफरेंस हमेशा इक्वल टू से लगता है। रिलेटिव रेफरेंस में सेल का नाम जो होता है वो लिख दिया जाता है। सेल का नाम कुछ इस तरीके से आपने देखे होंगे, ये सेल का नाम होता है जिसमें D3, L3, M4 जो आप बोलते हैं उसे हम सेल का नाम बोलते हैं, यही होता है रेफरेंस। इस तरीके से अगर रेफरेंस अगर आप एक्सेल पे कहीं पे यूज कर रहे हो तो वो रिलेटिव रेफरेंस काउंट होता है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब उसको समझाने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखने होंगे। मुझे कम से कम 40-50 नंबर चाहिए होंगे। अब एक एक करके अगर मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं किसी तरीके से यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। अब किसी बच्चे को ये नहीं समझना है कि नंबर कैसे आए हैं, ठीक है, तो बस देखो नंबर आ रहे हैं बस आपके पास। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नंबर जनरेट करवा के यहाँ पर ले आया हूँ। जिस टाइम मुझे लगेगा कि अब आप उस लेवल तक आ चुके हैं कि मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, तब मैं आपको ये बात बताऊंगा ये कैसे आता है। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पर अब मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, आप ये देख सकते हैं। मुझे क्या करना है कि ये वाला जो सेल है जिसका नाम है C3, मुझे ये वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो सबसे आसान तरीका जो बच्चों को लगता है कि इसको कॉपी करो और यहाँ पे डाल दो, आ गई वैल्यू। तो उसने कुछ गलत नहीं करा, उसने ठीक करा, वैल्यू चाहिए थी वैल्यू ले आया, लेकिन एक कनेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर इस वैल्यू को बदला जाएगा तो वो नहीं बदलेगा, वो तो उतना ही रहा ना, वो तो चेंज ही नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इन दो सेल के बीच में कनेक्टिविटी कहाँ हुई, और सेल को कनेक्ट करने के लिए ही तो रेफरेंस का इस्तेमाल होता है। डेटा को कॉपी करने के लिए रेफरेंस थोड़ी ना पड़ते हैं, सेल को कनेक्ट करने के लिए रेफरेंस पड़ता है हमेशा। तो अब मुझे ये वाला सेल यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर तरीका यूज करेंगे रेफरेंस का। रेफरेंस हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, इक्वल टू से। उस सेल का जो नाम है वो यहाँ पे लिख दो, क्या नाम है उसका, C3। या तो आप हाथों से ऐसे लिख दो या फिर आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, बात एक ही है। अभी आपको एंटर करना है, जो उस सेल में वैल्यू होगी वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगी, आ गई। अब मैं यहाँ पर अगर वैल्यू को बदलता हूं तो वो भी बदलेगा। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा रहा था ना, तो मैंने ऐसे ही कनेक्ट किया था उसको इक्वल टू करके, याद आया। तो वहां पर मैंने रेफरेंस का इस्तेमाल किया था, और यहाँ पर भी हम रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो रेफरेंस यहाँ पर यूज हुआ है इसको कौन सा रेफरेंस बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंस होता है। यहाँ तो कोई सवाल किसी का? अच्छा, रिलेटिव रेफरेंस का वर्किंग समझिए कैसे काम करता है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप रिलेटिव रेफरेंस बनाते हैं तो ये सेल इसके साथ टाइटली कपल्ड हो जाता है। ये रेफरेंस यहाँ से आ रहा है ना, तो इसके साथ क्या है, टाइटली कपल्ड हो गया, टाइटली कपल्ड, टाइटली कपल्ड, करेक्ट। इसको ऐसे समझिए, दो दोस्त हैं, अगर उन दोनों के हाथ को हथकड़ी से बांध दो, एक दोस्त का नाम है A और एक फ्रेंड का नाम है B, अगर मैंने उनको हथकड़ी से बांध दिया तो इसको बोलते हैं टाइटली कपल्ड। अगर A नाम का फ्रेंड 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाएगा तो B नाम का फ्रेंड कहां पर होगा, वो भी 2 किलोमीटर उत्तर में मिलेगा। अगर A नाम का फ्रेंड छत पे जाएगा डुकेट की, B नाम का फ्रेंड कहां मिलेगा, वो भी छत पे ही मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, टाइटली कपल्ड। अभी ये डाटा क्या है, टाइटली कपल्ड है, ठीक है। अब समझना, किसी भी सेल को दो ही डायरेक्शन में आगे पीछे कर सकते हैं। सेल को कितने डायरेक्शन में आगे पीछे कर सकते हैं, एक्सेल हमेशा 2D पे काम करता है। एक्सेल किस पे काम करता है, 2D पे। एक्सेल में हमेशा दो ही डायरेक्शन होती है, रो या कॉलम, तीसरा कोई डायरेक्शन नहीं होता। एक्सेल की हाइट होती है, एक्सेल की विड्थ होती है, लेकिन कभी भी एक्सेल की डेप्थ नहीं होती। सेल की डेप्थ होती है, सेल की हाइट हो सकती है, ऊंचाई लंबाई, डेप्थ नहीं होती है, मतलब 3D पे नहीं होता है। तो एक्सेल में हमेशा क्या होता है, रो होते हैं, कॉलम होते हैं। तो आप उस सेल को कहां पर ले जा सकते हैं, तो रो में ले जाओगे। रो में ले जाने के लिए क्या करना होगा, सेल को या तो ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे किसी सेल को करोगे तो कहां मूव होता है, वो रो में मूव होता है, क्योंकि जितनी भी रो एक्सेल में होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। तो सेल में अगर आपको कोई डाटा ऊपर नीचे करते हो तो कहां मूव कर रहा है, वो रो में मूव कर रहा है। अगर किसी सेल को आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो वो कॉलम की डायरेक्शन होती है। लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो कहां भागेगा सेल,
कॉलम में भागेगा। क्या चेंज होगा उसका? कॉलम चेंज होगा। अभी देखिए आप समझेंगे। अभी इस सेल का नाम बताओ क्या है? इसमें जो अल्फाबेट है, जो बी है, वो कॉलम है, वो कॉलम है ना। अगर मैं इस सेल को यहां पर ले जाऊं, अब मैं राइट की तरफ भाग रहा हूं ना, मैंने बोला था लेफ्ट से राइट कभी भागते हैं तो कॉलम चेंज होता है। अभी बताइए क्या नंबर है? तो बी की जगह पर क्या आ गया? 1 तो वहीं रहा, तो क्या चेंज हुआ? कॉलम। तो आगे पीछे कभी किसी सेल को कर दो तो क्या चेंज होता है? कॉलम चेंज होता है। अगर इस सेल को पढ़ो, क्या नाम है? अभी क्या नाम है? कॉलम तो ए ही रहा, नंबर चेंज हुआ, मतलब रो चेंज हुआ। अगर किसी सेल को ऊपर नीचे करोगे तो क्या चेंज होगा? रो। और आगे पीछे करोगे तो क्या चेंज होगा? कॉलम। कॉलम कैसे रिप्रेजेंट होता है? अल्फाबेट से। और रो कैसे रिप्रेजेंट होता है? नंबर से। सेल का पूरा नाम बताओ। सेल का एक नाम बताओ ना पूरा। हाँ, A4 हो गया, A5 हो गया, ठीक है। इसमें 5 क्या है और A क्या है? ऊपर नीचे क्या चेंज होता है? अगर हम ऊपर नीचे करेंगे उस सेल को, अगर आगे पीछे करेंगे तो कॉलम। ये क्लियर हो गया बात आपको? अच्छा, अभी यहाँ पर जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है, इसको ऐसे डबल क्लिक करके इस तरह का रेफरेंस आइडेंटिफाई करके हम रेफरेंस का टाइप पता कर सकते हैं। अब ये किस तरह का रेफरेंस है? क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस इसी तरीके से लिखा जाता है, आपने वहां सिंटेक्स में देखा था। तो ये रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस लूजली कपल्ड होता है या टाइटली? टाइटली कपल्ड होता है। अब देखिए, मैंने इसे कॉपी किया, कर लिया, और इसको मैंने यहां पे पेस्ट किया, तो क्या लिख रहा है इस सेल में? तो क्या कॉपी हो गया? 90 कॉपी हो गया। और इसको मैंने यहां पे पेस्ट किया तो क्या प्रिंट हो गया? 90 प्रिंट हो गया। सब गलत हो। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये कितने कदम नीचे आया? 3 कदम नीचे आया। तो ये रेफरेंस भी 3 कदम नीचे आएगा। ये वो बी वाला भाई, ये ए वाला भाई, ए वाला भाई 3 मीटर जमीन में घुस गया, तो बी भी तो जाएगा नीचे। और बी जब नीचे जाएगा तो ये बड़ा ना आंसर 58। अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई थी? अगर ए छत पे जाएगा तो बी कहां मिलेगा? ए उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर जाएगा तो बी कहां मिलेगा? टाइट कपड़े। अरे जब ये नीचे आ गया तो रेफरेंस भी यहां से उतने ही कदम नीचे जाएगा। तो क्या लिख रहा है यहाँ पर? तो क्या उत्तर आएगा यहाँ? तो इंटरव्यू में ऐसे पूछ लेते हैं और वहां पर आपका पूरा मोय मोय हो जाता है जब उत्तर सही नहीं देते हो। समझ में आया बात? तो गड़बड़ हो जाता है आप लोगों का। ये हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखो 90 नहीं आएगा, 58 आएगा। अच्छा, अभी बताना करेक्ट उत्तर। ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करा, क्या उत्तर आएगा? लगाओ दिमाग। 12 बिल्कुल करेक्ट है। जो लोग कुछ गलत बोल रहे हैं तो थोड़ा घर जाके और पढ़ लो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका ये कंप्लीट हो गया। रिलेटिव। किसी को कोई सवाल इसमें? समझ आ गया सबको? सेकंड जो टाइप होता है रेफरेंस का, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस देने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है। हाँ, उसके दोनों तरफ डॉलर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉलम के आगे भी डॉलर लगा दिया है और जो रो है उसके आगे भी क्या लगा दिया है? डॉलर लगा दिया है। इस तरह का रेफरेंस अगर आपने एक्सेल में कहीं देखा या आपने कभी लगा दिया तो समझ जाना ये एक एब्सोल्यूट रेफरेंस का इशारा है। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस एक्चुअली लूजली कपल्ड होता है, टाइटली कपल्ड नहीं होता। ये क्या होता है? लूजली कपल्ड होता है। ये कैसे रिएक्ट करता है? देखो, ये सेल है, ये मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया और इसको देखो दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया? डॉलर लगा दिया। तो ये क्या बन गया? एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? लूजली कपल्ड होता है। दो दोस्त नीचे खड़े हैं, हथकड़ी लगी हुई थी पहले, अब हथकड़ी खोल दी, ए छत पे चला गया, बी कहाँ रहेगा? अरे नीचे रहेगा, और हिल नहीं होगा, मूवमेंट नहीं है उसके, वो नीचे ही रहता है, नीचे रहेगा। उस पर डिपेंड नहीं है वो ए पे, वो ए पर डिपेंड नहीं होता। ए की मूवमेंट कुछ भी रहे, बी पे असर नहीं होगा। बी पूरी तरह से फ्री है, स्वतंत्र है, कहीं मर्जी जाए कहीं मर्जी रहे। बी पूरी तरह से क्या है? फ्री है, तो उसका ए का कनेक्शन नहीं रहता है। तो कहीं पर अगर आपको सेल का रेफरेंस लॉक करना हो तो डॉलर लगाते हैं। अभी मैंने एंटर किया, कितना उत्तर है? 90। इसका रेफरेंस कहां से आ रहा है? यहां से। ये चीज क्या हो चुकी है? लॉक। डॉलर लगाने से क्या हो गया? लॉक। ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैंने इसे कॉपी किया
और मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो इसका उत्तर 90 ही आएगा, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ डाल दूं तो भी 90 आएगा, अगर इसे कॉपी करके मैं यहाँ बीच में कहीं लगा दूं तो भी 90 आएगा, ये बदलेगा नहीं। ये फर्क आपने देखा। एक्सेल में डाटा की मूवमेंट रेफरेंस पे पूरी तरह से आप देख सकते हैं कितना फर्क आ जाता है। अगर कहीं पर रिलेटिव रेफरेंस लगाया तो डाटा मूव होता है, ठीक है। अगर आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस लगा दिया तो डाटा मूव नहीं होता, वो लॉक हो जाता है। अच्छा, अब इसके आधार पर हम एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और जिस बच्चे से मैं पूछूंगा वो उसका उत्तर निकाल के देगा। अभी टर्न आप में से किसी की भी हो सकती है। ये मान लीजिए मेरे पास कुछ सब्जेक्ट हैं, VBA, एक्सेल, पावर BI, पाइथन, और ये नाम है स्टूडेंट्स के। तो ये मैंने इसको एक डिजाइन सा दे दिया है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसमें इनका टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना है यहाँ पे। तो मुझे चाहिए यहाँ पे इनका टोटल, कि भाई इन बच्चों का टोटल कितना है। ये काम हमें यहाँ पे करना है। शर्त ये है कि हर बच्चे को एक बोनस नंबर दिया गया। क्या दिया गया? बोनस नंबर। और उनका जो बोनस नंबर है ना, वो मैं यहाँ पे साइड में कहीं लिख देता हूँ। बोनस नंबर है 5, ठीक है। तो कितना बोनस नंबर है बच्चों का? 5 नंबर। अब आपको बच्चे का टोटल करना है और उसके अंदर ये बोनस भी ऐड करना है। समझ आ गया बात? बच्चे का जितना भी स्कोर है उसको टोटल करो और उसमें 5 नंबर भी ऐड कर दो। ये आपका सवाल है। सवाल समझ में आ गया सबका? अब जब खड़ा करके आपसे पूछूंगा इसका उत्तर निकालो और उसने कहा सर सवाल क्या है, वो खड़ा ही रहेगा। सवाल समझ में आ गया सबको? अभी पूछूं? अपनी जगह पे खड़े हो पाओ? ऐसी जगह है क्या? नहीं है? नहीं है, ठीक है। बैठे बैठे बताना। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। वहां पे कौन बच्चा है? नाम बताओ। रोहित। तो मेरे को करके दिखाओ राम का टोटल। बाकी सबका करना है टोटल। बताइए कैसे करोगे? टोटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूले का नाम होता है सम, और जो नंबर आप उसको सिलेक्ट करके दोगे ये उसका टोटल कर देता है। समझ में आ गया ना? अभी स्टार्ट। चलो, तुम बताओ। चलो, पता है तुम्हें? आपको पता है? टोटल ही तो करना है यार, सम तो बता दिया मैंने। मैं फॉर्मूला लिख दूं? ये फॉर्मूला लिख दिया। पीछे से बताइए। कृति, सबको सिलेक्ट कर लिया। अब ये नीचे वाला भी सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ पे ना इसमें प्लस कर दूं, कोई की बात है, सम का ये हो गया। ऐसे भी ठीक है, ये मैंने प्लस कर दिया। अब ये नंबर भी मैंने ले लिया ना। अभी हो गया, करें एंटर। करते हैं एंटर। तो कितना उत्तर आ गया? 178। अच्छा देखो, इनको मैंने यहाँ देखा तो कितना उत्तर आ रहा है? 173। 173 में 5 ऐड करोगे तो 178 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बाकी का उत्तर निकालने के लिए ड्रैग करूंगा ताकि सबका उत्तर मुझे मिले। इसका उत्तर कितना दिया इसने? 231। लेकिन ये सही है गलत है चेक तो कर लो। ये उसका इन सबको सिलेक्ट किया तो कितना उत्तर आया? इसमें 5 कहाँ है? सब में कहाँ जोड़ा 5? इस बच्चे को तो बोनस के 5 दे दिए, इनको दिए नहीं। इनसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना हमारी है, इनको भी तो 5 देना है। तो यहाँ पर समस्या पता है क्या है? ये लॉकिंग वाली समस्या यहाँ पर यह है कि जब आप यहाँ पर टोटल कर रहे हो ना इनका, ये तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन जो आप प्लस का 5 करते हो उसको लॉक कर दो। आपने देखो लॉक नहीं किया, पता है क्या हुआ उससे? जब आपने इसको ड्रैग करा ना तो रेफरेंस चेंज हुआ। मैं समझाता हूं। ये यहां पे लगा, एक नीचे है ना ये भी, और ये भी तो नीचे आया। रिलेटिव रेफरेंस है ना, ये नीचे। यहां क्या मिला उसको? खाली, और खाली सेल को 0 माना जाता है, इसलिए उसने इसमें 0 ऐड करके 231 बता दिया। यानी इस सेल की वैल्यू को ऐड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 6 डालूंगा ना तो ऐड हो जाएगा। रेफरेंस सीखने का मतलब यही तो था, आपको अपने IQ और अपनी बुद्धि का यूज करके अपनी नॉलेज के सहारे आगे जाना होता है।
आपको यहाँ नॉलेज मिलेगी और अपनी बुद्धि और आईक्यू यूज करके आगे बढ़ोगे आप लाइफ में। समझ गए बात? तो आगे भी वही जा पाएगा जिसके पास ये चीज है, ये टैलेंट है। हर बच्चे के पास ये टैलेंट नहीं होता, इसलिए हर बच्चे के लिए पढ़ाई समान नहीं रहेगी, सबके लिए अलग रहेगी। जो इस टैलेंट का यूज कर लेगा वो आगे बढ़ेगा। इसके लिए मेहनत करना है आपको, समझना, दिमाग पे जोर डालना है। अभी चल रहा है ना काम, समझ में आया? अगर मुझे ये डाटा चाहिए था तो मैं इसको लॉक करूंगा ना, लॉक करने से नीचे नहीं जाएगा, वो मूव नहीं करेगा, अभी मेरे को उत्तर मिलेगा सबका। देखिए देख सकते हैं 36 आया, देखो 5 हिला ही नहीं। किसी भी सेल पर आप क्लिक करके देखिए रेफरेंस, तो यहां ऐसी स्थिति, ऐसे सिचुएशन को ये कंट्रोल करेगा आपके टास्क को पूरा करने में। तो यहां हमें ऐसी नीड होती है इनकी। अच्छा, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। थर्ड जो टाइप होता है उसे बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। देखो इसमें क्या होता है, इसको लगाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि एक के साथ लगता है डॉलर, एक के साथ नहीं लगता। अब इसको मिक्स क्यों कहा जाता है? इस वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो कॉलम है, जो अल्फाबेट होते हैं कॉलम होता है, इसमें जो कॉलम है वो रिलेटिव है और इसमें जो नंबर है वो रो है, और जो रो है वो आपकी एब्सोल्यूट है। जिसके साथ डॉलर होता है वो एब्सोल्यूट होता है। तो यहाँ पर रो आपकी एब्सोल्यूट है और इस वाले केस में नीचे वाले में कॉलम एब्सोल्यूट है। ठीक है, अब ये रिएक्ट भी ऐसे ही करता है, जो चीज एब्सोल्यूट होती है वो लॉक हो जाती है, यानी वो मूव नहीं करती। अगर मैं इस एग्जांपल को यहां दिखाऊं आपको, ये मैंने सेल लिया और इसमें मैं, आप देख सकते हैं लॉक मैंने किसको किया है? रो को। इसका मतलब रो की डायरेक्शन में डाटा चेंज नहीं होगा। कॉलम को लॉक नहीं किया था, कॉलम की डायरेक्शन में डाटा चेंज हो जाएगा। आगे दिमाग में, अब इसी का उल्टा करेंगे तो समझ में आ रहा है ना बात? इसी का वाइस वर्सा उल्टा करके देख लीजिए आप। अगेन डाटा लिया, इसके अंदर मैंने कॉलम को लॉक किया, इस बार कॉलम लॉक है ना। अगर मैंने रो की डायरेक्शन में डाटा लिया तो चेंज होगा, लेकिन रो की डायरेक्शन, कॉलम की डायरेक्शन में नहीं होगा। तो मिक्स रेफरेंस इसलिए इसको कहा जाता है। अभी समझ में आ गया? अभी पूछू रैंडमली, अभी मैंने तीनों रेफरेंस आपको बता दिए। अब रैंडमली किसी भी उत्तर, कुछ भी लिखूंगा यहाँ पर, फिर आपको उत्तर प्रेडिक्ट करना है, अपना आंसर बताना है। ये मैंने रेफरेंस लिया, देख लो ध्यान से, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, क्या उत्तर आएगा? आगे वाले रो से, जो आगे की फर्स्ट रो है, कोई भी बच्चा। हाँ 27, ठीक है, ठीक है, ये ठीक हो गया। अब सेकंड रो बीच वाली, उसमें से कोई बच्चा बोलेगा। मैंने यहाँ पर ये डाटा लिया और इसको ऐसे कर दिया मैंने, देख लो अपने आप लॉकिंग। अभी मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे डाला, क्या उत्तर है? ठीक है, लास्ट वाली रो, ये डाटा लिया और अपने आप देख लो किसको लॉक किया किसको नहीं, अपना लगा लेते हैं, देख लिया। अभी मैंने एंटर कर दिया। अभी ऑनलाइन में भाई पहले मत बोलना, ठीक है, इनको पहले एक बार बोलने दो, फिर पूछ लूंगा मैं आपसे। अभी मैंने डाटा यहाँ पर यहाँ डाल दिया, क्या उत्तर आएगा? पीछे वाली लास्ट वाली रो, और कोई ना बोले। हाँ जी 12, ठीक है, गलत हो तुम। ना तो 2 आया, ना 4 आया, ना 12 आया, भीड़ में पीछे रह गए तुम। अब इन बैच में है ना, अभी इन आगे वालों की खबर लेते हैं, रुक जाओ। अभी पीछे वाले नहीं बोलेंगे। अब ये डाटा लिया, लॉकिंग लगा दिया, ध्यान से देख लीजिए, देख लिया भाई, फर्स्ट रो देखिए इसका उत्तर। अभी पीछे वाली 2 रो बिल्कुल खामोश रहे, कोई ना बोले, देख लिया भाई आपने। अभी मैंने एंटर किया है, डाटा आपके सामने है। आप लोग मुझे बताइए क्या उत्तर आएगा? फर्स्ट रो, सिर्फ फर्स्ट रो। पीछे वाला अपने माइंड में कैलकुलेट कर लो, बाद में पूछ लो। हाँ जी 70 चेक करें। तो
एक बच्चे ने बोला बाकी लोगों में विश्वास की कमी थी, बिल्कुल भी जवान नहीं लाया, हाँ हवा में पास नहीं करनी थी मुंह से, है मतलब कॉन्फिडेंट लेवल गिरा हुआ है। तो अपना प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट बढ़ाओ। ये जो कॉन्फिडेंट है ना, जैसे हल्की सी कोशिश आप कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा प्रैक्टिस से। आप इसकी प्रैक्टिस करना, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा। आपको तो पता नहीं चाहिए। अभी आप बताइएगा, ये मैंने डाटा लिया यहाँ पे और ये देख लिया, आपने देख लिया, ठीक है, इन्हीं को बता देना, फिर मैं पीछे से आपसे पूछता। एंटर किया, ये हमने कॉपी किया और यहां बताओ, बताया ना मैंने क्या डाला था? अरे तुमसे पूछा मैंने, रुक जाओ, अभी बताओ क्या आएगा उत्तर। इन बच्चों ने बताया, रुक जाओ। अरे अभी एक बार मत बताइए आप लोग, ठीक है। ये डाटा लिया मैंने, ये यहाँ पे लॉकिंग लगाया, देख लिया, एंटर किया, इसको कॉपी, अभी मत बोलना आप लोग, ठीक है, 1 मिनट दीजिए बस। अभी मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, क्या उत्तर आएगा? शांत शांत, हाँ, नो, एक बताओ, तीन चिपका दिया, एक बताओ ना। यहाँ देख लो आप इसको अच्छे से, देख लिया। अभी मैं इसे कॉपी करूंगा, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ डाला, क्या उत्तर आएगा? 9। बाकी लोग बताओ, पीछे से एक्सप्लेन करो, अब 9 क्यों आएगा? रो लॉक कर रखी है, रो लॉक कर रखी है, यानी ये कितना भी नीचे मूव करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉलम लॉक नहीं थी तो कॉलम में ये 2 कदम आगे भागा है, तो इसका मतलब यहां से कॉलम में 2 कदम आगे भागेगा तो नो ही तो है, तो उत्तर नो आएगा, क्यों डरना है, ठीक है। अभी तो यहां पर ये हमारे रेफरेंस होते हैं। अब एक आखिरी रेफरेंस रह गया, वो भी देख लीजिए। जो चौथा टाइप है, इसको हम बोलते हैं 3D रेफरेंस। देखो 3D रेफरेंस में क्या होता है, इसको देने का तरीका देखो। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं शीट का नाम, फिर एक्सक्लेमेशन और फिर सेल का नाम, इसको 3D रेफरेंस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड 3D रेफरेंस। 3D रेफरेंस हमेशा तब लगाते हैं जब डेटा आपको कनेक्ट करना हो, यानी सेल आपको कनेक्ट करने हो, लेकिन वो दोनों सेल अलग अलग शीट पर हो। अभी तक क्या था, अभी तक जो भी कुछ आपने लगाया था वो सेल एक ही शीट पे हुआ करते थे, लेकिन इस बार सिचुएशन चेंज हो रही है, आपका जो सेल रहेगा वो किसी और शीट पे रहेगा, यानी कि व्हेन सेल्स आर ऑन अ डिफरेंट शीट, तब ये जो तरीका है ये इस्तेमाल में लाया जाता है। अब ये कैसे लगता है, देखो देखिए, हमारे पास एक शीट है जिसका नाम है मिक्स्ड, और यहाँ पर एक डेटा लिखा हुआ है C3 में जिसका नंबर है 90। मुझे ये C3 का डेटा यहाँ चाहिए किसी भी हालात में, मतलब वो डेटा यहाँ पर आ जाए। उस सेल में अगर कभी कोई चेंज होगा तो वो यहाँ भी होना चाहिए, तो मुझे एक्चुअली उस सेल को यहाँ कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, आप लगाओ इक्वल टू, मैंने तरीका लिखवाया था, पढ़ो उसमें क्या लिख रहा है। अब बताओ किस शीट से उठाना है डेटा, तो नाम लिखो उसका ऐसे, उसके बाद क्या लिखवाया था, एक्सक्लेमेशन, उसके बाद क्या लिखवाया था, सेल का नाम, क्या नाम था सेल का, C3, आएगा अपने आप आएगा डाटा। ये कनेक्ट है उससे, अगर यहां कुछ चेंज हुआ ना आपका तो वहां भी हुआ होगा। अच्छा, अब एक आसान तरीका, अगर आप लिखना नहीं चाहते, अपने आप से चाहते हो, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कभी किसी सेल में कोई फॉर्मूला लिखते हो तो एक्चुअली वो फॉर्मूला आपका फॉर्मूला बार में टाइप होता है। ऐसा इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने रेफरेंस को ना खोएं, आपका रेफरेंस ना गुम हो जाए आपसे, वो अपना घर बना के रखता है। इसका अर्थ, अगर मैं इस शीट पे गया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं अपने फॉर्मूले को देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो दूसरी शीट पे चला जाऊंगा। अगर मुझे उस फॉर्मूले में कभी कुछ और टाइप करना पड़ा, कुछ लिखना पड़ा, तो मैं कहां लिखूंगा उसको, फॉर्मूले बार में, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे अब फॉर्मूले बार में दिखाई देगा। देखना, मैंने क्लिक करा, ऑटोमेटिकली मिक्स्ड उठा लेगा वो, लिखना तो नहीं पड़ा हमें। अब आप सोच रहे हो कि मैं सेल का नंबर कहां लिखूं, क्योंकि शीट छूट गई है, तो ऊपर है ना जगह लिखने की। अब आप यहां पर ये सेल उठा लोगे तो ऑटोमेटिकली लिख देगा, लिख दिया। अब जब मैंने यहां पर ऊपर पॉइंटर रख के इसको सिलेक्ट किया तो इसने इस मिक्स का नंबर भी उठा लिया 2-2 बार, गड़बड़ हो गया ऐसे।
अब इस फॉर्मूले को ढंग से लगाने का तरीका समझिए कैसे लगता है। मैंने यहां पर रेफरेंस लगाया, शीट पे गया, शीट पे जाके ये नंबर दबाऊंगा, अपने आप C3 आएगा। देखो अब आया ठीक से। अब ये एंटर मारना है बस आपको, क्योंकि फॉर्मूला टाइप है आपका। आ गया उत्तर। ठीक है, आपको याद करके दिमाग में ऐसे लिखना नहीं पड़ता है, आप सीधा सीधा जाओ, उठाओ, आ जाता है। लेकिन ये काम कैसे कर रहा है वो मैंने आपको बताया। पहले शीट का नाम उठाता है, फिर सेल का नंबर उठाता है। इसको हम लोग बोलते हैं 3D रेफरेंस। तो एक्सेल में यही हमारे पास रेफरेंस होते हैं, 4 तरीके। अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है? कोई सवाल पूछना है किसी को? अरे पूछ लो, कुछ तो होगा। थोड़ा लगाओ दिमाग पे जोर। मैं पूछता हूँ आपसे, ये मैंने सेल उठाया, इसको लॉक किया, तो लॉक करने के लिए मैं डॉलर लगा देता हूँ इसके साथ। तो ये मैं क्या दबाता हूँ कि डॉलर लग जाता है? पीछे वाली रो बताइए, पीछे F4। अब जिन बच्चों को नहीं पता दिमाग में डाल लो, कौन सी की दबाई गई है? F4। तो फंक्शनल की होती है एक F4 कीबोर्ड में, उनको दबाने से ये लग जाता है। कीबोर्ड की जानकारी है आप लोगों के पास? बेसिक जानकारी। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल कितना कीज होता है? अरे बताओ।